हेलो स्टूडेंट, मैं प्रदीप पोरवाल। तो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एप्सिलॉन स्टडी पॉइंट। तो इस चैनल में लीनियर प्रोग्रामिंग बुक में टॉपिक चल रहा है सिंप्लेक्स मेथड। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सिंप्लेक्स मेथड से किस तरीके से सॉल्व करते हैं। पिछले वीडियो में भी मैंने एक प्रॉब्लम बताई थी और इससे पहले भी वीडियो में मैंने इसके कुछ मेथड्स भी बताए, कुछ स्टेप भी बताए हैं। तो आज एक नई प्रॉब्लम लेके चलते हैं। तो लिखा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी बाई सिंप्लेक्स मेथड। सिंप्लेक्स मेथड से इस लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। लिखा हुआ है मैक्सिमाइज जेड इक्वल टू 2x1 प्लस 5x2 प्लस 7x3 सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स 3x1 प्लस 2x2 प्लस 4x3 लेस देन इक्वल टू 100। सेकेंड है x1 प्लस 4x2 प्लस 2x3 लेस देन इक्वल टू 100। और थर्ड कंस्टेंट्स है थर्ड इनइक्वलिटी x1 प्लस x2 प्लस 3x3 लेस देन इक्वल टू 100। और लास्ट में लिखी रहती है नॉन नेगेटिविटी कंडीशन, यानी जो वेरिएबल होते हैं उनके लिए x1, x2, x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट इसे सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करना है। सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सभी स्टूडेंटों को मिल सके। तो देखते हैं स्टूडेंट इसको। तो सबसे पहले जो भी गिवन प्रॉब्लम होती है इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और इसके बाद इसे सिंप्लेक्स टेबल में बनाते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म इसका लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ गिवन एलपीपी एच। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो है सबसे पहले लिखा हुआ है मैक्सिमाइज जेड। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमेशा मैक्सिमाइज की ही प्रॉब्लम रहती है, यानी मैक्सिमाइज में ही फंक्शन बनाया जाता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो यानी कि यहाँ पर लिखा हुआ है मैक्सिमाइज जेड इक्वल टू लिखा हुआ है 2x1 प्लस यहाँ पर लिखा हुआ है 5x2। इसके बाद में यहाँ लिखा है प्लस का 7x3। इसके बाद लिखा है सब्जेक्ट टू द कंस्टेंट्स। तो सब्जेक्ट टू द कंस्टेंट्स जो लिखी हुई है इनको यहाँ पर इनइक्वलिटी हटा करके इक्वल टू का साइन लगाते हैं। अगर लेस देन की क्वांटिटी है तो इसमें कुछ ऐड किया जाएगा और ऐड करेंगे वो एक नए वेरिएबल होंगे सभी में। जितनी क्वांटिटी कम है उतनी क्वांटिटी का वो वेरिएबल होगा। तो 3 वेरिएबल तक यूज हुए हैं। तो एक हम 4 से स्टार्ट करेंगे, इसमें 5 और इसमें 6, x4 x5 और x6 को ऐड करेंगे। इनकी उतनी ही वैल्यू है जितना ये बैलेंस हो जाए और इनइक्वलिटी को कन्वर्ट करते हैं इक्वेशन में। लेकिन इनइक्वलिटी को कन्वर्ट करने से पहले देख लेते हैं कि राइट हैंड साइड जो लिखा रहता है ये नॉन नेगेटिविटी, यानी कि यहाँ पर जो कंस्टेंट्स हैं सभी कंस्टेंट नॉन नेगेटिव हों। यहाँ पर नॉन नेगेटिव है, ये भी नॉन नेगेटिव है और ये भी नॉन नेगेटिव है। अगर नेगेटिव का साइन होगा तो इसमें हम -1 का इंटू करके इसे हम पॉजिटिव बना लेंगे और इनइक्वलिटी का लेस का ग्रेटर बना देंगे अगर नेगेटिव है। तो नहीं है तो डायरेक्ट इसको हम कन्वर्ट करेंगे इक्वेशन में। तो इसमें जो वेरिएबल ऐड करने पड़ते हैं उन वेरिएबल का नाम होता है सिलेक्ट वेरिएबल। और अगर यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन है तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, तो उसका नाम होता है सरप्लस वेरिएबल। तो यहाँ पर आता है 3x1 प्लस 2x2, यानी कि यहाँ पर लिखा 3x1 प्लस 2x2। फिर लिखा हुआ है प्लस का 4x3। तो यहाँ पर आ जाएगा 4x3 और नए वेरिएबल को यहाँ पर लिखेंगे x4 और इक्वल टू में यहाँ पर आ जाएगा 100। इसके बाद देखते हैं x1 प्लस 4x2। तो यानी यहाँ पर आता है अगला वेरिएबल x1 प्लस का यहाँ पर लिखते हैं 4x2। फिर यहाँ पर लिखते हैं प्लस का 2x3। तो ये वैल्यू आती है 2x3 प्लस का नए वेरिएबल यहाँ पर लिखते हैं x5 इक्वल टू यहाँ पर 100। इसके बाद x1 प्लस x2 प्लस 3x3। तो यानी कि यहाँ पर लिखा x1 प्लस का यहाँ पर x2 प्लस और यहाँ पर लिखते हैं 3 इंटू x3 और एक नए वेरिएबल को यहाँ पर लिखते हैं x6 और इक्वल टू यहाँ पर आता है 100। इसके बाद यहाँ पर टोटल वेरिएबल लिखेंगे। यहाँ x3 तक है लेकिन टोटल वेरिएबल हुए हैं x6 तक। तो नॉन नेगेटिविटी कंडीशन सभी के लिए। तो x1, x2, x3 डॉट 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 और यहाँ पर x6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है इसमें भी सभी वेरिएबल लिखे हों। तो यहाँ पर अभी 3 वेरिएबल हैं, इसमें इफेक्ट भी ना पड़े ऑब्जेक्टिव फंक्शन पर और टोटल वेरिएबल भी हो जाएं। तो इसलिए इनकी कॉस्ट में हम 0 लगा करके सभी को लिखते हैं। तो 0x4
यहाँ पर आ जाएगा 0x5, फिर यहाँ पर लिखते हैं 0x6। अब इसको यहाँ पर सिंपलेक्स टेबल से सॉल्व करते हैं। तो बनाते हैं सिंपलेक्स टेबल, देखते हैं आगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर सिंपलेक्स टेबल में सबसे पहला कॉलम रहता है बेसिस बी का, फिर यहाँ पर इसकी कॉस्ट रहती है CV, फिर इसके बाद यहाँ पर XB, फिर X1, X2, X3, जितने भी वेरिएबल हैं टोटल लिखेंगे, X4, X5 और X6 तक। और इसके बाद XB पर यहाँ पर ऊपर रहेगा CJ, और इसके बाद में यहाँ पर डेल्टा J रहेगा, और इसके बाद इसमें यहाँ पर लिखेंगे Z की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी CB इंटू XB। इसका आंसर यहाँ पर लिखेंगे। और इसके बाद में CJ जो होता है ये मैक्सिमाइज Z में कोफिशिएंट लिखे रहते हैं X1, X2, X3 के। तो यहाँ पर 2, 5, 7, 0, 0 और 0। तो यानी X1 का कोफिशिएंट 2 है, X2 का 5 है, X3 का 7 है, और इसके बाद यहाँ पर ये नंबर 0 आ जाएंगे। राइट हैंड साइड जो इक्वेशन का होगा 100, 100, 100, इनको हम XB में लिखेंगे, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा XB में 100, यहाँ पर भी लिखेंगे 100 और यहाँ पर भी 100 आएगा। इसके बाद स्टूडेंट अब यहाँ पर देखते हैं इक्वेशन को। ये इक्वेशन के लिए यहाँ पर बने हुए हैं रो। तो X1 का कोफिशिएंट 3 है, तो 3, 2, 4। तो यहाँ पर लिखते हैं 3, यहाँ पर आता है 2, फिर यहाँ पर 4। इसके बाद यहाँ पर X4 का कोफिशिएंट 1 है, X5 नहीं है और X6 नहीं है, तो इनके कोफिशिएंट को 0 लिखते हैं। इसके बाद X1 का कोफिशिएंट आता है इसमें 1 सेकंड इक्वेशन में, X2 का 4, X3 का यहाँ पर 2, X4 नहीं है, X5 का 1 और X6 का 0। फिर यहाँ पर लिखते हैं X1 का 1, X2 का 1, X3 का यहाँ पर 3, X4 का 0, X5 का 0, X6 का 1। इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर हम देखते हैं कि जो बेसिस होती है, जितनी इक्वेशन होती हैं, तो यानी 3 इक्वेशन है, तो 3 इक्वेशन की जो बेसिस होगी वो 1, 0, 0 होगी, 0, 1, 0 और 0, 0, 1। इस बेसिस को देखते हैं इसमें कहाँ पर है। तो यहाँ पर ये बेसिस बनी हुई है 1, 0, 0, 0, 1, 0 और 0, 0, 1। ये जो बेसिस होती है इसके सबसे पहला जो 1 होता है, इसके ऊपर जो वेरिएबल लिखा रहता है, इस वेरिएबल को पहले नंबर पर लिखते हैं। इसके बाद सेकंड प्लेस पर 1 है, उसको हम बेसिस के सेकंड प्लेस पर लिखेंगे, और थर्ड पर 1 है, इसको वेरिएबल को थर्ड प्लेस पर बेसिस में लिखेंगे। तो X4 फर्स्ट पर, X5 सेकंड पर और X6 थर्ड पर। तो यानी X4 पहले पर, सेकंड प्लेस पर X5 और इसके बाद X6। CB यानी CJ में बेसिस की कॉस्ट, तो बेसिस ये बनी है, इसकी कॉस्ट है 0, 0, 0, X4, X5, X6। तो यहाँ पर आ जाएगा 0, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 0। अब स्टूडेंट CB और XB में इंटू करके इनको ऐड कर लेंगे। 0 का 100 में इंटू करेंगे 0 आएगा, 0 का 100 में इंटू करेंगे 0 आएगा, और 0 का 100 में इंटू करेंगे तो 0 आएगा। इनको ऐड करने पर जो भी मिलेगा उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। और जो बेसिस में वेरिएबल लिखे रहते हैं स्टूडेंट, इनका डेल्टा J हमेशा सभी का 0 होता है। अब हमें यहाँ पर ये 3 वैल्यूज भरनी है, डेल्टा 1, डेल्टा 2 और डेल्टा 3 की। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखते हैं कि जो हमारा डेल्टा J होता है, इसका फार्मूला होता है CJ माइनस CB इंटू XG। तो अगर हम यहाँ पर निकालेंगे डेल्टा 1, तो यानी कि इसको यहाँ पर लिखेंगे C1 माइनस CB इंटू X1। तो यानी कि डेल्टा 1 की जो वैल्यू आएगी C1 लिखा हुआ है 2 माइनस CB का X1 में इंटू करेंगे तो CB यही है, X1 ये, 0 का 3 में इंटू करेंगे 0, 0 का 1 में इंटू करेंगे 0 और 0 का 1 में इंटू करेंगे तो 0 आएगा। तो तीनों यहाँ पर 0 आए और 0 को ऐड करने पर जो आएगा वो 0 और 2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 2। इसी तरीके से यहाँ पर हम 2 लिखते हैं। और इसके बाद यहाँ पर हम निकालेंगे डेल्टा 2, तो यानी कि यहाँ से लिखा जाएगा C2 माइनस CB इंटू X2। तो यहाँ पर देखते हैं C2 की जो वैल्यू है वो यहाँ पर 5 लिखी हुई है, तो यहाँ पर लिखते हैं 5 माइनस CB का X2 में इंटू करते हैं, तो 0 का X2 में इंटू इस 2 में इंटू करेंगे 0 आएगा। फिर यहाँ पर 0 का 1 में इंटू करेंगे 0 आएगा। इसके बाद फिर यहाँ पर 0 का 1 में 0 का 2 में 0, 0 का 4 में
0 और फिर हम 0 का इंटू 1 में करेंगे तो भी यहाँ पर आ जाएगा 0। तो इस तरीके से 5 में से सब्ट्रैक्ट करने पर यहाँ पर 5 मिल जाएगा, तो यानी कि ये वैल्यू आएगी 5। इसके बाद देखते हैं स्टूडेंट डेल्टा 3 निकालते हैं, तो 7 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 का 4 में इंटू 0, यहाँ पर भी 0 और 0 का 3 में इंटू ये भी 0, सभी को ऐड करेंगे 0, 7 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आएगा। तो अब स्टूडेंट हमने जो स्टेप पढ़े हुए थे, अगर सभी डेल्टा जे निगेटिव हैं तो बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन ऑप्टिमल मिलता है। अगर एक भी पॉजिटिव आया तो देखते हैं पॉजिटिव वाले का पूरा कॉलम जो है वो निगेटिव अगर होना चाहिए, अगर निगेटिव है तो अनबाउंडेड सॉल्यूशन करके प्रॉब्लम वहीं रुक जाएगी और आंसर आ जाएगा अनबाउंडेड सॉल्यूशन। डेल्टा जे पॉजिटिव हो लेकिन पूरा कॉलम नेगेटिव हो, इसमें एक भी ऐसी कंडीशन नहीं है कि पॉजिटिव के लिए पूरा कॉलम नेगेटिव हो। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम देखते हैं कि अब प्रॉब्लम आगे की ओर बढ़ेगी, यानी कि जो भी डेल्टा पॉजिटिव होते हैं उसमें सबसे मैक्सिमम डेल्टा को देखते हैं, सबसे मैक्सिमम डेल्टा जो निकलता है उसी का नाम होता है इनकमिंग वेक्टर, और हम मिनिमम रेशियो निकालते हैं। जब इनकमिंग वेक्टर बनेगा इसके बाद मिनिमम रेशियो का कॉलम आएगा। तो यानी कि इसमें सबसे मैक्सिमम है 7, तो 7 को यहाँ पर लिखेंगे इनकमिंग वेक्टर, इनकमिंग वेक्टर, तो ये इनकमिंग वेक्टर मिला। और अब यहाँ पर मिनिमम रेशियो लिखेंगे xv अपॉन जो इनकमिंग वेक्टर है x3, तो xv में x3 से डिवाइड करेंगे तो xv ऊपर रखेंगे, x3 से डिवाइड करेंगे तो 100/4 आ जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 100 डिवाइडेड बाई 4, फिर 100 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं 100 डिवाइडेड बाई 2 और इसके बाद लिखते हैं 100 डिवाइडेड बाई 3, तो यानी कि स्टूडेंट यहाँ पर आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 3। इसमें जो सबसे मिनिमम रेशियो है उसको हम आउटगोइंग वेक्टर मानते हैं, सबसे मिनिमम आंसर इसका निकलेगा, तो इसी का नाम है स्टूडेंट यहाँ पर आउटगोइंग वेक्टर, आउटगोइंग वेक्टर, ये आउटगोइंग वेक्टर होता है। इनकमिंग और आउटगोइंग वेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होता है स्टूडेंट, इसको हम कहते हैं की एलिमेंट, ये की एलिमेंट है। यहाँ पर भी हम मेंशन कर देते हैं जो आउटगोइंग वेक्टर है उसका नाम x4 है, तो यहाँ पर भी हम लिख देते हैं इसको आउटगोइंग वेक्टर, यहाँ पर लिखा आउटगोइंग वेक्टर। तो स्टूडेंट अब यहाँ पर हम नई टेबल बनाएंगे, तो नई टेबल में इस आउटगोइंग वेक्टर को हटा देंगे और आउटगोइंग वेक्टर की जगह पर इनकमिंग वेक्टर जो x3 है उसको यहाँ पर हम लिखेंगे और इनमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। और इस कॉलम को आउटगोइंग वेक्टर यहाँ पर भी लिखा है तो इसमें से x4 नहीं हटेगा, ये पूरा यहाँ पर ऐसे ही कॉलम रहेंगे, इसको यहाँ पर हटा देंगे x4 को और x4 की जगह पर हम इनकमिंग वेक्टर को x3 को लिखेंगे। देखते हैं नई टेबल, तो स्टूडेंट अब यहाँ पर जो सेकंड टेबल बनाएंगे सिंप्लेक्स की, इसमें यहाँ पर पहला कॉलम b रहेगा, फिर cb, इसके बाद यहाँ पर लिखा xb, फिर यहाँ पर x1, x2, x3, x4, x5 और इसके बाद x6। फिर आता है कॉलम मिनिमम रेशियो का, अगर इनकमिंग वेक्टर बनेगा तो मिनिमम रेशियो निकालेंगे। इसके बाद यहाँ पर लिखते हैं cj, cj के बाद यहाँ पर आता है डेल्टा j 2 5 7 0 0 0, इसमें कोई चेंज नहीं, 2 5 7 और यहाँ पर आ जाएगा 0 0 0। इसके बाद देखते हैं स्टूडेंट यहाँ पर जो आउटगोइंग वेक्टर है, ये आउटगोइंग वेक्टर x4, इसको हटाएंगे और इनकमिंग वेक्टर को रखेंगे x3 को, तो यानी कि ये x3 आ जाएगा और इसकी जो कॉस्ट है वो x3 के ऊपर जो लिखी हुई है 7, इसको रखेंगे। इसके बाद में x5 ऐसा ही रहेगा तो इसकी कॉस्ट में कोई चेंज नहीं। इसके बाद x6 यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा तो इसके कॉस्ट में भी कोई चेंज नहीं आएगा। यहाँ पर z रहेगा और z की वैल्यू है cv इंटू xb, इसका आंसर यहाँ लिखेंगे। इसके बाद स्टूडेंट यहाँ देखते हैं x3 बेसिस में फर्स्ट प्लेस पर है तो फर्स्ट प्लेस पर x3 वाले कॉलम में 1 लिखेंगे और से सभी नंबर को 0 लिखेंगे। इसके बाद x5 सेकंड प्लेस पर है बेसिस में, तो सेकंड प्लेस पर x5 में 1 लिखेंगे और सभी नंबर को 0 लिखेंगे। इसके बाद x6 थर्ड प्लेस पर है तो x6 में थर्ड प्लेस पर 1 लिखेंगे और शेष नंबरों को यहाँ पर
0 लिखेंगे। इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर देखते हैं कि जो ये ओल्ड टेबल है इसमें यहाँ पर जो की एलिमेंट होता है इस की एलिमेंट से पूरी टेबल को पूरे यहाँ पर रो को डिवाइड करते हैं CB को छोड़ करके। 100/4 तो यानी XB में यहाँ पर आ जाएगा 25। इसके बाद यहाँ पर 3/4 आएगा, ये 25 है। इसके बाद 3/4, इसके बाद यहाँ पर 2/4 यानी कि इसको यहाँ लिखेंगे 1/2। 4/4 1 आ जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे 1/4 और इसके बाद यहाँ डिवाइड करेंगे तो 0 और 0 आएगा। अब स्टूडेंट यहाँ देखते हैं कि जो खाली प्लेसेस बचे हुए हैं यहाँ पर 2 रो में भरने, तो इन खाली प्लेसेस के सामने जो भर चुके हैं नंबर, इन नंबरों को यहाँ पर मेंशन करते हैं। चूंकि 2 रो में भरना है इसलिए इन नंबरों को 2 बार लिखते हैं। 25 3/4 यानी कि यहाँ लिखते हैं 25, यहाँ पर लिखते हैं 3/4, इसके बाद 1/2 और 1/4, फिर यहाँ लिखते हैं 1/2 और यहाँ पर लिखते हैं 1/4। इसी तरीके से यहाँ पर 25 3/4, यहाँ पर लिखते हैं 1/2 और यहाँ पर 1/4। अब स्टूडेंट ओल्ड टेबल को देखते हैं कि इन खाली प्लेसेस पर क्या रखा हुआ है इस टेबल को। इससे जो पहले वाली टेबल है तो XB में यहाँ पर लिखा है 100, यहाँ पर लिखा हुआ है 1, 101 और 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 100, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 4। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर X4 में लिखा हुआ है 0, तो यहाँ पर 0 लिखते हैं। इसके बाद देखते हैं स्टूडेंट इन खाली प्लेसेस पर ओल्ड टेबल में क्या लिखा हुआ है। तो XB में यहाँ पर लिखा है 100, फिर यहाँ पर लिखा हुआ है 1 और फिर लिखा है 1, तो 100 1 और 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 100, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1। इसके बाद देखते हैं X4 वाले कॉलम में इस जगह पर, तो यहाँ लिखा हुआ है 0। इसके बाद देखते हैं स्टूडेंट कि हमें सेकंड रो में भरना है और थर्ड रो में भरना है। तो सेकंड रो में और थर्ड रो में की एलिमेंट के नीचे वाला नंबर देखते हैं। की एलिमेंट के नीचे वाला नंबर है सेकंड रो में 2, तो इसमें हम -2 का इंटू करेंगे, यानी कि इसका साइन चेंज करके इंटू करते हैं। जो भी की एलिमेंट के नीचे एलिमेंट है इसका साइन चेंज करके इंटू करते हैं -2, तो हर नंबर में यहाँ पर इंटू होगा -2, यहाँ पर ही -2 और यहाँ पर भी -2। इसके बाद जब हम थर्ड रो में भरेंगे तो थर्ड रो में इसके की एलिमेंट के नीचे नंबर है 3, तो इसमें -3 का इंटू करेंगे, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा -3, यहाँ पर भी इंटू करेंगे -3 का, यहाँ पर ही -3 का और -3 का। अब स्टूडेंट इनको आपस में सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर 25 में -2 का इंटू करेंगे 50, तो 100 में से 50 कम करेंगे तो यहाँ पर 50 आएगा। देखते हैं यहाँ पर टोटल सॉल्व करके, तो यहाँ पर 50 -1/2 और 3, यानी इनको सॉल्व करके 50 आया। यहाँ पर 3/4 -2 का इंटू करेंगे, -6/4 1 में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा आंसर -1/2। 2 से 2 कैंसिल, -1 आएगा, 3 सॉल्व करेंगे, 4 सॉल्व करेंगे 3 आ जाएगा और यहाँ से कैंसिल होकर के -1/2। इसी तरीके स्टूडेंट इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से मिलता है 50 -1/2, तो यहाँ पर आ जाएगा 50, यहाँ पर लिखते हैं -1/2। इसके बाद आता है 3 और -1/2, यहाँ पर लिखते हैं 3 और फिर यहाँ पर -1/2 आएगा। इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर इसको सॉल्व करके यहाँ पर आता है 25, इसको सॉल्व करके -5/4, तो 25 -5/4 यानी कि यहाँ लिखते हैं 25 माइनस यहाँ पर 5/4 लिखेंगे। इसके बाद यहाँ से आ जाएगा -1/2 -3/4, तो माइनस का 1/2 और माइनस का यहाँ पर -1/2 और यहाँ पर माइनस का 3/4, तो स्टूडेंट यहाँ पर आ जाएगा -3 और डिवाइडेड बाई 4। अब यहाँ पर डेल्टा जे निकालना है, तो डेल्टा जे का वही फार्मूला है, पहले डेल्टा 1 निकालेंगे फिर डेल्टा 2, इसके बाद यहाँ पर डेल्टा 4। तो डेल्टा 1 की जो वैल्यू आएगी तो यहाँ पर लिखते हैं डेल्टा 1 = C1 माइनस CV इंटू X1, ये यहाँ पर लिखेंगे। तो यानी कि यहाँ पर लिखा हुआ है 2 माइनस, तो यानी कि इसको लिखते हैं 2 माइनस CV का इंटू X1 में करते हैं, तो यह CV है, X1 में इंटू करेंगे तो यहाँ 2 नंबर 0 आ जाएंगे, 0 का इंटू -1/2 में करेंगे 0 आएगा, 0 का इंटू -5/4 में करेंगे 0 आएगा और 7 का इंटू इसमें करेंगे तो प्लस का 21 डिवाइडेड बाई 4 आएगा। तो इस तरीके से 2 माइनस
2 - 21 डिवाइडेड बाई 4। तो इस तरीके स्टूडेंट मिलता है माइनस का 13 डिवाइडेड बाई 4। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 0 का इसमें इंटू करेंगे, यानी कि यहाँ पर जो नंबर लिखा हुआ है वो 5 है, तो 5 माइनस C2 माइनस CV इंटू x2 करेंगे, तो C2 की वैल्यू यहाँ पर लिखी है 5 माइनस CV इंटू x2, तो x2 यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका इसमें इंटू करेंगे 0 आ जाएगा, यहाँ पर इसमें इंटू करेंगे तो यहाँ पर 0 आएगा, और 7 का इंटू 1 में करेंगे तो 7 आएगा। यहाँ पर 7 का इंटू 1/2 में, तो यानी कि यहाँ पर आया 7/2। इस तरीके इसको सॉल्व करेंगे तो 10 माइनस 7, तो इस तरीके स्टूडेंट यहाँ से मिल जाएगा 3/2। अब यहाँ पर देखते हैं, इसका इसमें इंटू करेंगे 0, इसमें इंटू करेंगे 0, और 7 का इंटू 4 में करेंगे तो 7/4, तो 7/4, और दो नंबर आए 0 और 0। इसके बाद स्टूडेंट इस 0 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आ जाएगा माइनस का 7/4, और यहाँ पर लिखते हैं माइनस 7/4। अब देखते हैं स्टूडेंट CV इंटू XB, CV का इंटू XB में करेंगे तो ये नंबर 0 आ जाएगा, इसका इसमें इंटू करेंगे 175, और 0 को ऐड करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा 175। अब देखते हैं यदि सभी डेल्टा नेगेटिव हो जाएं तो फिर प्रॉब्लम यही रुक जाएगी। एक भी डेल्टा पॉजिटिव अगर है तो उसका पूरा कॉलम अगर नेगेटिव है तो सॉल्यूशन अनबाउंडेड होगा, लेकिन अगर डेल्टा पॉजिटिव है, सभी नंबर नेगेटिव नहीं है कॉलम के, तो फिर इसको मानते हैं इनकमिंग वेक्टर। एक से ज़्यादा अगर पॉजिटिव नंबर हैं डेल्टा के तो उसमें मैक्सिमम को हम इनकमिंग मानते हैं, लेकिन यहाँ पर एक ही नंबर है तो इसी का नाम है इनकमिंग वेक्टर। इसको लिखते हैं इनकमिंग वेक्टर। तो स्टूडेंट ये बना इनकमिंग वेक्टर, और इनकमिंग वेक्टर जो हमारा नंबर आया उसका नाम है x2। x2 लिखते हैं, तो XB में x2 से डिवाइड करते हैं, तो XB में x2 से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 1/2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 50 आ जाएगा। इसके बाद 50 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 50/3 आएगा, और इसके बाद में 25 में -1/2 से डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट यहाँ पर 2-3-4 पॉइंट हैं, उनको याद रखना है। अगर यहाँ पर कोई नंबर पॉजिटिव है और हमें डिवाइड करना है नेगेटिव से तो हम यहाँ पर डैश लिखेंगे। अगर यहाँ पर पॉजिटिव नंबर है 0 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हम डैश लिखेंगे, और अगर कोई यहाँ पर नेगेटिव नंबर है और यहाँ पर हमें 0 से डिवाइड करना है तो पर भी हम डैश लिखेंगे मिनिमम रेशियो में, और अगर यहाँ पर कोई भी नंबर 0 है और हमें अगर नेगेटिव नंबर से डिवाइड करना हो तो भी हम आंसर को डैश लिखेंगे। ये मिनिमम रेशियो का रूल है। पॉजिटिव से नेगेटिव डिवाइड करेंगे डैश, पॉजिटिव को 0 से डिवाइड करेंगे डैश, नेगेटिव को 0 से डिवाइड करेंगे डैश, और 0 को माइनस नेगेटिव से डिवाइड करेंगे तो डैश लिखेंगे। तो यानी कि यहाँ पर हम देख रहे हैं 25 में डिवाइड करते हैं -1/2 से, यानी पॉजिटिव में डिवाइड करते हैं माइनस से, पॉजिटिव माइनस से, तो यहाँ पर डैश लिखेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पर आ जाएगा डैश। अब यहाँ देखते हैं जो मिनिमम रेशियो है, तो मिनिमम रेशियो इसमें आया है यहाँ पर 50/3, तो 50/3 का ही नाम है आउटगोइंग वेक्टर। अब ये आउटगोइंग वेक्टर बना, इसका नाम है यहाँ पर x5, तो यहाँ पर भी हम नोट करते हैं x5 को आउटगोइंग वेक्टर, आउटगोइंग वेक्टर। और अब स्टूडेंट बनाते हैं यहाँ पर थर्ड टेबल, और इनकमिंग और आउटगोइंग का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है स्टूडेंट, तो इसका नाम होता है की एलिमेंट। ये की एलिमेंट होगा 3। अब थर्ड टेबल देखते हैं सिंप्लेक्स की। तो यहाँ पर इसमें कोई चेंज नहीं आएगा थर्ड टेबल में, बी, और यहाँ पर लिखेंगे CB। इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर XB, X1, X2, X3, X4, X5 एंड X6। इन कॉलम में कोई भी चेंज नहीं होता है। इसके बाद यहाँ पर लिखते हैं स्टूडेंट यहाँ पर CJ, और यहाँ पर लिखते हैं डेल्टा G। इसके बाद यहाँ पर आता है Z, Z की वैल्यू होती है CB इंटू XB। इसके बाद में यहाँ पर CJ में कोई चेंज नहीं आएगा,
यानी कि यहाँ पर लिखेंगे 2, यहाँ पर 5, यहाँ पर आ जाएगा 7, इसको यहाँ पर 0 0 और 0 लिखेंगे। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखते हैं जो आउटगोइंग वेक्टर है वो x5 है, तो x5 को यहाँ से आउटगोइंग करेंगे यानी हटाएंगे, और इनकमिंग वेक्टर जो लिखा हुआ है x2 उसको यहाँ पर रिप्लेस करेंगे, यानी x2 यहाँ पर आ जाएगा x2। तो x2 जब ये वेरिएबल चेंज होगा तो x2 की ही कॉस्ट लिखी जाएगी 5, तो x2 की कॉस्ट यहाँ पर 5 आ जाएगी, इसमें कोई चेंज नहीं, यानी x3 रहेगा। तो x3 की कॉस्ट यहाँ पर 7 ऑलरेडी पहले से है, और x6 तो यानी कि यहाँ पर x6 रहेगा, और x6 के सामने भी कोई चेंज नहीं आएगा। इसके बाद x3 अब फर्स्ट प्लेस पर आया है, तो यहाँ पर स्टूडेंट फर्स्ट प्लेस पर x3 में 1 लिखेंगे और शेष नंबर को सभी को 0 लिखेंगे। इसके बाद x2 सेकंड प्लेस पर आया है, तो x2 में सेकंड प्लेस पर 1 लिखेंगे और शेष सभी नंबरों को 0 लिखेंगे। x6 थर्ड प्लेस पर आया है, तो x6 में थर्ड प्लेस पर 1 लिखना है और शेष सभी नंबरों को 0 लिखना है। इसके बाद स्टूडेंट देखते हैं यहाँ पर जो की एलिमेंट है, की एलिमेंट से इस पूरे रो को हम डिवाइड करेंगे, तो यहाँ CB तक तो भर जाएगा पहले से है, और यहाँ पर 3 से डिवाइड करेंगे तो 50/3 आएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर लिखते हैं 50 डिवाइडेड बाई यहाँ पर 3 से यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो माइनस का 1/6 आ जाएगा, 3 से 3 डिवाइड करेंगे 0 आ जाएगा, 0 में 3 डिवाइड करेंगे 0 आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा माइनस का 1/6 और यहाँ पर आ जाएगा 1/3। इसके बाद यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। अब स्टूडेंट देखते हैं यहाँ पर जो खाली प्लेसेस भरे हुए हैं इनको भरना है यहाँ पर फर्स्ट रो में और थर्ड रो में। तो फर्स्ट रो में जो खाली प्लेसेस हैं और थर्ड रो में खाली प्लेसेस हैं, इनके सामने जो भरा हुआ है उन नंबरों को देखते हैं, उन नंबरों को 2 बार लिखते हैं क्योंकि 2 रो में हमको भरना है। तो 50/3 माइनस 1/6, तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं 50 डिवाइडेड बाई 3, फिर यहाँ लिखते हैं माइनस का 1/6, इसके बाद यहाँ पर आता है माइनस 1/6 और 1/3, तो फिर यहाँ लिखते हैं माइनस का 1/6 और यहाँ पर आता है 1/3। एक बार और इसको लिखते हैं 50/3, फिर यहाँ पर लिखते हैं माइनस का 1/6, यहाँ पर आता है माइनस का 1/6 और यहाँ पर 1/3। अब स्टूडेंट ओल्ड टेबल देखते हैं, नहीं इससे पहले वाली टेबल को देखते हैं कि इन खाली प्लेसेस पर क्या भरा हुआ है। तो XB में देखें, XB में यहाँ पर लिखा हुआ है 25 और यहाँ पर लिखा हुआ है 3/4, तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं 25 और यहाँ पर लिखते हैं 3 डिवाइडेड बाई 4। इसके बाद x4 x5 में देखते हैं, तो x4 में 1/4, x5 में 0, यानी कि यहाँ पर लिखते हैं 1/4 और यहाँ पर आता है 0। इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर थर्ड रो में देखते हैं XB में, तो XB में लिखा है 25 और x1 में लिखा हुआ -5/4, तो यहाँ पर लिखा 25 माइनस का 5 डिवाइडेड बाई 4। इसके बाद x4 और x5 में देखते हैं, तो x4 में लिखा हुआ है यहाँ पर माइनस का 3/4, तो यहाँ पर लिखते हैं माइनस 3/4 और x5 में लिखा हुआ है यहाँ पर 0। तो इस तरीके से यहाँ पर अब देखते हैं जब हम फर्स्ट रो में भरना है तो की एलिमेंट के जस्ट ऊपर यानी फर्स्ट रो वाला एलिमेंट देखते हैं, इसका साइन चेंज करके इनटू करेंगे। 1/2 है तो इसमें हम इनटू करते हैं -1/2 का, इसमें भी इनटू करते हैं -1/2 का, और यहाँ पर भी इनटू करते हैं -1/2 और इसमें भी इनटू करते हैं -1/2। जब हम थर्ड रो में भरेंगे तो हम की एलिमेंट के नीचे वाला यानी थर्ड रो को देखते हैं, जो भी यहाँ पर नंबर है उस नंबर का साइन चेंज करके इसमें इनटू करना है। तो यहाँ पर लिखते हैं 1/2, यहाँ पर लिखते हैं 1/2, तो इस तरीके से यहाँ पर भी आ जाएगा 1/2 और इसको भी यहाँ पर लिखेंगे 1/2। इसको सॉल्व करते हैं, जो आएगा वो यहाँ पर भरना है। देखते हैं आगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट इसको इसके साथ सॉल्व करेंगे 50/3 आ जाएगा, प्लस का 1/12 और 3/4 सॉल्व करेंगे 5/6 और प्लस का 1/12 1/4 1/3 और यहाँ से माइनस का 1/6। इसी तरीके स्टूडेंट इसको सॉल्व करते हैं और जो आंसर आएगा वो यहाँ पर नोट करते हैं। 50/3 5/6, तो यानी कि यहाँ पर लिखा 50/3 और यहाँ पर लिखेंगे 5/6। फिर यहाँ पर आया 1/3 माइनस 1/6, यहाँ पर 1/3 और यहाँ पर आता है माइनस का 1/6। इसके बाद देखते हैं 100/3, तो 100/3 को यहाँ पर लिखेंगे 100/3,
फिर लिखते हैं माइनस का 4/3, तो माइनस का यहाँ पर आता है 4/3, फिर यहाँ पर लिखते हैं माइनस 5/6 और 1/6, माइनस का यहाँ पर 5/6 और यहाँ पर लिखते हैं 1/6। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखते हैं कि हमको डेल्टा भरना है और सी बी इंटू एक्स बी यानी जेड की वैल्यू भरनी है। तो जेड की वैल्यू सी बी का इंटू एक्स बी में करेंगे तो इसका इसमें इंटू करेंगे 0 आएगा, यहाँ पर इंटू करेंगे तो यानी कि यहाँ से मिल जाएगा 350 डिवाइडेड बाई 3 और यहाँ पर आता है 250 डिवाइडेड बाई 3 और सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आता है स्टूडेंट 200। तो ये 200 मिलेगा, इसका इसमें इंटू करेंगे 0 और आ जाएगा, तो ऐड करने पर 200 आएगा। इसके बाद अब यहाँ पर निकालते हैं, ये डेल्टा 1 है तो डेल्टा 1 की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी C1 माइनस सी बी इंटू x1। सॉल्व करते हैं तो यानी कि यहाँ पर C1 की वैल्यू लिखी हुई है स्टूडेंट यहाँ पर 2, तो यानी कि यहाँ से लिखते हैं 2 माइनस सी बी का x1 में इंटू करते हैं तो ये सी बी है, x1 में इंटू करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 35 डिवाइड बाई 6, तो इसको यहाँ लिखते हैं 35 डिवाइड बाई 6, 5 का इंटू करेंगे तो माइनस का 5/6 आ जाएगा और इसके बाद इसका इसमें इंटू करेंगे तो यानी कि यहाँ से आ जाएगा प्लस का 0। तो स्टूडेंट 30/6 यानी कि 5 और 2 माइनस 5 तो -3 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर डेल्टा 2 लिखते हैं तो डेल्टा 2 की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी C2 माइनस सी बी इंटू x2। तो इस तरीके से यहाँ पर डेल्टा 2 की जो वैल्यू आएगी यानी कि यहाँ पर लिखते हैं डेल्टा 2 इक्वल टू C2, तो C2 की जगह पर यहाँ लिखा है 5 तो यहाँ पर लिखते हैं 5 माइनस सी बी इंटू x2। सी बी का x2 में इंटू करेंगे तो 7 का 0 में इंटू करते हैं 0 सी बी यानी कि यहाँ पर है डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3, यहाँ पर डेल्टा 4, ये यहाँ पर डेल्टा 4 तो C4 माइनस, तो यानी C4 की वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है 0, तो 0 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0 माइनस 7 का इंटू इसमें यहाँ पर करते हैं तो 7/3 आएगा। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं 5 का इंटू करेंगे -/6 में तो यहाँ पर आ जाएगा 5/6 माइनस का और 0 का इंटू इसमें करेंगे तो यानी कि यहाँ से मिल जाएगा स्टूडेंट 0। तो इस तरीके से 14 यहाँ से मिल जाएगा, 14 में से 5 तो 9, तो यानी आंसर आ जाएगा माइनस का 9/6 और माइनस का 3/2। तो इसको सॉल्व करते हैं, माइनस यहाँ पर 3/2 आएगा और फिर यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो इसमें 0 से फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी कि डेल्टा 5 जब निकालेंगे तो यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 0, इस नंबर में से सब्ट्रैक्ट करेंगे C5 माइनस सी बी इंटू x5। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 0, तो इस 0 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 माइनस सी बी का x5 में इंटू करना है तो सी बी का x5 में इंटू करेंगे तो माइनस का 7/6 आएगा, माइनस का 7/6, 5 का इंटू करेंगे तो 5/3 आएगा, 5/3। तो इस तरीके से 0 का इंटू करते हैं 1/6 में तो स्टूडेंट यहाँ पर आ जाएगा 0। अब सभी को ऐड करके लिखते हैं यानी आंसर आ जाएगा यहाँ से माइनस का 3/6 यानी कि माइनस का 1/2। तो माइनस का 1/2 यहाँ पर मिल जाएगा। इसका बाद स्टूडेंट अब यहाँ पर देखते हैं कि सभी डेल्टा जे नेगेटिव आ जाएंगे और बेसिस वाले सभी डेल्टा की वैल्यू 0 आ जाएगी। ये x3, x2, x6 की वैल्यू हमेशा 0, जो बेसिस में रहते हैं उनकी 0, और इसके बाद जितने भी डेल्टा हैं सब नेगेटिव। तो सभी डेल्टा नेगेटिव आ जाएंगे तो यहाँ पर बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन होगा वो ऑप्टिमल होगा और प्रॉब्लम है यूनिक सॉल्यूशन। तो यानी कि यहाँ पर ऑप्टिमल का मतलब जो जेड लिखा हुआ है इसके पहले इस टेबल में मैक्सिमाइज लिख देंगे। अब यहाँ इनकमिंग वेक्टर नहीं मिलेगा और मिनिमम रेशियो नहीं निकालेंगे। सभी डेल्टा जहाँ पर नेगेटिव आ जाते हैं वहीं पर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो इसमें यहाँ पर लैंग्वेज देखते हैं इसकी। तो यहाँ पर स्टूडेंट यहाँ पर लिखा हुआ है यानी सभी डेल्टा नेगेटिव हो जाएंगे, बेसिस वाले 0 हो जाएंगे तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमको मिलेगा और मैक्सिमाइज जेड की वैल्यू 200 होगी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सिंस ऑल डेल्टा जे लेस देन इक्वल टू 0 देयरफॉर करंट बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन ऑफ गिवन एलपीपी इज ऑप्टिमल।
एंड इज गिवन वाई और इस सॉल्यूशन का आंसर होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर प्रॉब्लम दी थी, उस प्रॉब्लम गिवन प्रॉब्लम में जो वेरिएबल थे वो x1 x2 x3 थे, तो हमें x1 x2 x3 की वैल्यू लिखनी है। तो x1 इक्वल टू, और जो भी आंसर है बेसिस में लिखे रहते हैं, इसमें x1 का कोई नंबर नहीं है तो x1 का आंसर 0 आएगा। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है x2, तो x2 यहाँ पर बेसिस में लिखा हुआ है तो इसका आंसर यहाँ पर लिखा रहता है 50/3, यानी x2 बराबर यहाँ पर लिखा है 50 डिवाइडेड बाई 3, और इसके बाद में यहाँ पर x3, तो x3 का आंसर लिखा हुआ है यहाँ पर 50/3, तो x3 भी 50/3 आया। और इसके बाद z दिया था, उसमें मैक्सिमम लिखा था, तो यानी कि यहाँ पर आ जाएगा मैक्सिमम z इक्वल टू, तो मैक्सिमम z की वैल्यू लिखी हुई है 200, तो इस तरीके से यहाँ पर 200 आया। तो ये इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। तो आज इस वीडियो में यहीं तक, अगले वीडियो में आते हैं एक नई प्रॉब्लम के साथ। सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सभी स्टूडेंटों को मिल सके। दैट्स ऑल।